इनकम मेथड टू एस्टिमेट नेशनल इनकम। इनकम मेथड में हम डोमेस्टिक इनकम को डिफाइन करेंगे सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड within domestic territory of a country during an accounting year। अगर हमसे सिर्फ डोमेस्टिक इनकम पूछी जाए हम उसको ऐसे डिफाइन करेंगे, हम वर्ड यूज करेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी। लेकिन अगर हमसे पूछी जाए एक्सप्लेन नेशनल इनकम यूजिंग इनकम मेथड, उस केस में हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे डोमेस्टिक इनकम को सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विदिन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ये हमारी डोमेस्टिक इनकम की डेफिनेशन है। अब अगर हमें नेशनल इनकम को डिफाइन करना है तो हम इस डोमेस्टिक इनकम में ऐड कर देंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड और माइनस कर देंगे फैक्टर इनकम टू अब्रोड। हमारी जो ये डोमेस्टिक इनकम है ये हमारी कन्वर्ट हो जाएगी नेशनल इनकम। तो हमारा फर्स्ट मेथड क्या है डिफाइन नेशनल इनकम, कि सबसे पहले हम डोमेस्टिक इनकम को डिफाइन करें और उसमें हम ऐड कर दें फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और माइनस कर दें फैक्टर इनकम अब्रॉड। हमारी जो ये डोमेस्टिक इनकम है ये हमारी कन्वर्ट हो जाएगी नेशनल इनकम में। या फिर हम नेशनल इनकम को डिफाइन कर सकते हैं सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, sum total of factor income earned by normal residents of a country during an accounting year। देखो इसमें भी वही तीन फ्रेज है कि सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। इसमें हमने जो ये सेकंड पार्ट है डोमेस्टिक इनकम में, जो ये सेकंड पार्ट है डोमेस्टिक इनकम में हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया था डोमेस्टिक टेरिटरी जनरेटेड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। तो अगर हम इस ये सेकंड जो वर्ड है अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, अगर हम यहाँ पे नॉर्मल रेजिडेंट की जगह डोमेस्टिक टेरिटरी वर्ड यूज करें तो वो हमारा मीनिंग होगा डोमेस्टिक इनकम का। लेकिन यहाँ पे हमने डोमेस्टिक टेरिटरी वर्ड यूज नहीं किया है, हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया है अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ये हमारा डायरेक्ट मीनिंग है नेशनल इनकम का। सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम earned by normal residents of a country during an accounting year। आप चाहे जैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, या तो पहले डोमेस्टिक को एक्सप्लेन करें और फिर उसमें आप ऐड कर दें फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड माइनस कर दें फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो हमारी जो डोमेस्टिक इनकम का मीनिंग है वो हमारी जो डोमेस्टिक इनकम है वो कन्वर्ट हो जाएगी नेशनल इनकम में। या दूसरा मेथड है कि हम यहाँ पे जो हमने डोमेस्टिक टेरिटरी वर्ड यूज किया है इसकी जगह पे हम सेम इस डेफिनेशन में यहाँ पे नॉर्मल रेजिडेंट वर्ड अगर यूज कर दें सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स। तो हमने नॉर्मल रेजिडेंट्स वर्ड का यूज किया है तो इट मींस ये नेशनल इनकम है।
during an accounting year. अब हम जो इनकम मेथड है, एस्टिमेट नेशनल इनकम, इसको हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे कि इनकम मेथड का हम कैसे यूज करते हैं टू एस्टिमेट नेशनल इनकम। अब इनकम मेथड मींस हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि देयर आर ओनली टू सेक्टर्स, हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। सबसे पहले जो प्रोड्यूसर सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर, जो प्रोड्यूसर सेक्टर है ये सबसे पहले फैक्टर सर्विसेज लेता है हाउस होल्ड सेक्टर से और फैक्टर सर्विसेज का यूज करके प्रोडक्शन करता है। अब हाउस होल्ड सेक्टर ने जो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की है प्रोड्यूसर सेक्टर को, तो जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो बदले में हाउस होल्ड सेक्टर को पेमेंट करता है फॉर हायरिंग फैक्टर सर्विसेज। हाउस होल्ड सेक्टर के पास जो इनकम आई है, अगर हम हाउस होल्ड सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते हैं तो उस केस में ये हमारा हो जाएगा इनकम मेथड। क्योंकि जब प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को पेमेंट करता है तो वो हाउस होल्ड सेक्टर की क्या है, इनकम। क्योंकि जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो क्या है, ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इनकम मेथड के थ्रू हम नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते हैं। इसमें हमारे 3 कंपोनेंट है। फर्स्ट हमारा है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, प्लस दूसरा हमारा जो कंपोनेंट है वो है रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इन तीनों को कंबाइन हम कहेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस। इसका जो थर्ड कंपोनेंट है वो हमारा है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। जब हम इन तीनों कंपोनेंट्स का एडिशन करेंगे तो हमारी डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट हो जाएगी। और जब भी हम इनकम मेथड का यूज करते हैं तो हमारी जो भी डोमेस्टिक इनकम एस्टिमेट होगी वो हमारी होगी NDP एट FC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे फैक्टर्स हैं, देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ये हमारे 4 फैक्टर्स हैं या एजेंट्स ऑफ प्रोडक्शन है। लैंड, यानी कि अगर हम अपना बिजनेस शुरू करें तो हमें बिल्डिंग चाहिए, तो अगर हम बिल्डिंग किसी से हायर करें तो हम बदले में उसको क्या देंगे, रेंट। अब अगर हमने लेबर को हायर किया है तो लेबर को हम पे करते हैं वेजेस एंड सैलरी। कैपिटल, जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं या तो अगर पैसा हमारे पास है तो हम उसी को इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो वो हम उधार लेते हैं, किसी रिलेटिव से लें या किसी बैंक से लें। जब भी हम कैपिटल लेंगे, बोरो करेंगे, तो उस केस में हम पे करते हैं इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि जो बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट। तो यही 4 रेंट, वेजेस एंड सैलरी, इंटरेस्ट और
प्रॉफिट। जो हाउस होल्ड सेक्टर की इनकम है, इसी को हमने यहाँ पे 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया। सबसे पहले लेबर को क्या मिलता है, वेजेस एंड सैलरी। इसके लिए हमने वर्ड यूज किया है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपनसेशन मीन्स एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को काम करने के बदले में जो भी पेमेंट करता है उसको हम इंक्लूड करते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के आपके 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, यानी कि जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कैश में जो पेमेंट करता है उसको हम कहेंगे वेजेस एंड सैलरी इन कैश, प्लस वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। वेजेस एंड सैलरी इन काइंड मीन्स एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कैश के अलावा काइंड में, यानी कि फॉर एग्जांपल रेंट फ्री हाउस प्रोवाइड कर दे, ऑफिस आने जाने के लिए फ्री में कार प्रोवाइड कर दे। तो कैश के अलावा एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है उसको हम इंक्लूड करते हैं वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। अब इसमें थर्ड जो हमारा कंपोनेंट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का, वो हमारा है रिटायरमेंट पेंशन। रिटायर होने पे एम्प्लॉय को जो भी लमसम अमाउंट मिलती है या जो भी उसको मंथली जो भी पेंशन मिल रही है वो क्या है, रिटायरमेंट पेंशन। प्लस हम इसमें कर देंगे सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, इट मींस आपने सुना होगा जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोविडेंट फंड है, तो प्रोविडेंट फंड में से जितना पैसा, उसके 2 पार्ट होते हैं। प्रोविडेंट फंड का एक पार्ट तो एम्प्लॉय पे करता है अपनी वेजेस एंड सैलरी इन कैश में से, तो उसको हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में कंसीडर नहीं करते क्योंकि वो हमारा वेजेस एंड सैलरी इन कैश का ही एक पार्ट है, इसी में से एम्प्लॉय पे करता है। जितना पार्ट एम्प्लॉय की सैलरी से पीएफ में ट्रांसफर होता है उतना ही पार्ट एम्प्लॉयर भी पीएफ में कंट्रीब्यूट करता है। तो इसमें हम ऐड करते हैं सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय अगर कहीं भी लिखा है उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन एम्प्लॉयर है वो हमारे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का एक पार्ट है। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में आपको वर्ड गिवन है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, तो हम इन जो 4 इसके कंपोनेंट हैं इनको अलग से कंसीडर नहीं करेंगे। इट मींस कि जो ये चारों के चारों कंपोनेंट है ऑल आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में कंपनसेशन वर्ड गिवन नहीं है, वेजेस एंड सैलरी है, तो उस केस में इन चारों कंपोनेंट्स में से जो भी कंपोनेंट आपको मिल जाए उनको हमें ऐड करना है। यानी कि अगर वेजेस एंड सैलरी लिखा है उसमें हम वेजेस एंड सैलरी इन काइंड को भी ऐड करेंगे, रिटायरमेंट पेंशन को भी ऐड करेंगे, और जो सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर है उसको भी ऐड करेंगे। अगर कंपनसेशन वर्ड गिवन है तो इन चारों में से हम किसी को भी इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो चारों पार्ट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का। अब अगर क्वेश्चन में गिवन है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय, उसको हमें किसी भी केस में इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि वो वेजेस एंड सैलरी इन कैश का ही एक पार्ट है। अब सेकंड हमारा जो कंपोनेंट है रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। अब हमारा ये एक फैक्टर हो गया लेबर, यानी कि लेबर को हमारा ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज।
अब बाकी के जो हमारे 3 फैक्टर हैं, लैंड को रेंट मिलता है तो ये रेंट, कैपिटल को इंटरेस्ट तो यहाँ पे हमने इंटरेस्ट ऐड कर दिया, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है तो हमने यहाँ पे प्रॉफिट ऐड कर दिया। और रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट या तो हम इनको अलग अलग ऐड करेंगे, या फिर अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस मींस ये तीनों कंपोनेंट ऑलरेडी इसमें ऐड है। अगर हमने एक बार ऑपरेटिंग सरप्लस को ऐड कर लिया, इन तीनों में से हम किसी को भी इंक्लूड नहीं करेंगे। अब इसमें जो ये ऑपरेटिंग सरप्लस है, अगर हमें ये गिवन है, हम इन तीनों में से कोई भी कंपोनेंट नहीं लेना है, क्योंकि ये तीनों ऑलरेडी इसमें ऐड है। लेकिन अगर रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट अलग अलग हमें गिवन है, ऑपरेटिंग सरप्लस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, उस केस में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट के भी आपके 3 कंपोनेंट है। जो ये प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग सरप्लस का जो थर्ड कंपोनेंट है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट के भी आपके 3 कंपोनेंट है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो प्रॉफिट होता है तो उसमें से सारे प्रॉफिट को डिवाइड नहीं करता, उसमें से कुछ पार्ट वो डिवाइड जो कर देगा शेयर होल्डर में, उसको हम बोलेंगे डिविडेंड। डिविडेंड मींस प्रॉफिट का वो पार्ट जो शेयर होल्डर में डिवाइड कर दिया। सेकंड जो इसका पार्ट है वो है कॉर्पोरेट टैक्स, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको जो भी प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट के ऊपर उसको टैक्स पे करना पड़ता है, जिसको हम कहेंगे कॉर्पोरेट टैक्स। तो जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो भी कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में से ही देती है। प्रॉफिट का पहला कंपोनेंट है डिविडेंड, जो हिस्सा कंपनी ने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉफिट का वो पार्ट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट को पे करेगी टैक्स के फॉर्म में, कॉर्पोरेट टैक्स। और एक हिस्सा वो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ही जिस पार्ट को रख लेती है, जिसको हम बोलेंगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या फिर रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इस पार्ट को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बिजनेस में रखती है ताकि एकदम से अगर कोई ऐसा एक्सपेंडिचर आ जाए तो कुछ रिजर्व कंपनी के पास होना चाहिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास होना चाहिए, ताकि वो उस पैसे का यूज फ्यूचर में कर सके। तो प्रॉफिट के 3 पार्ट है, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और रिटेन्ड अर्निंग। अगर हमें प्रॉफिट गिवन है तो इन तीनों को हम अलग से इंक्लूड नहीं करेंगे, इनको हम छोड़ देंगे। लेकिन अगर प्रॉफिट वर्ड नहीं है तो उस केस में आपको ये 3 कंपोनेंट है इनको फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में फाइंड करना है। इसमें से 2 कंपोनेंट है, 2 का एडिशन कर लो, तीनों गिवन है, तीनों का एडिशन कर लो। तो ऑपरेटिंग सरप्लस मींस रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। और प्रॉफिट के भी फर्दर 3 पार्ट्स है, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और रिटेन्ड अर्निंग। अब नेक्स्ट हमारा जो इसका थर्ड कंपोनेंट है वो है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड मींस अगर आपका अपना बिजनेस है, आपकी बिल्डिंग अपनी है, आपकी कैपिटल अपनी है, आपने किसी से बोरो नहीं की, आपका लेबर आपके फैमिली मेंबर्स है जिनको आपको कोई पेमेंट नहीं करनी, या आप अपने आप काम कर रहे हो, उस केस में जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस है जिनकी अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, अपने फॉर एग्जांपल अपने फैमिली फार्म में काम करना, या कोई पार्लर है या कोई बुटीक है, उस केस में वो क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर ये जो भी फैक्टर्स है अगर वो बाहर से हायर ना करे, उसके अपने हैं, तो उस केस में जो भी इनकम होगी उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना इज वेरी डिफिकल्ट। उस केस में हम उस टोटल इनकम को क्या बोल देंगे, मिक्स्ड इनकम, कंबाइंड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। जब हम इन तीनों कंपोनेंट्स कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में ऐड कर देंगे ऑपरेटिंग सरप्लस, और इसमें हम ऐड कर दें मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, हमारी डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट हो जाएगी। और इनकम मेथड से हमारी जो डोमेस्टिक इनकम आएगी वो हमारी है नेट
डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है नेशनल इनकम में, और नेशनल इनकम हमारी है NNPFC। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर क्वेश्चन में हमें सिर्फ एस्टिमेट करनी है नेशनल इनकम, नेशनल इनकम हमारी होती है NNPFC। इस केस में आप देखेंगे पहला लेटर यहाँ पे N है और ये भी N है, यानी कि नेट नेट। इसमें हमें डेप्रिसिएशन का कुछ भी नहीं करना, अगर गिवन भी है क्वेश्चन में तो उसको हम छोड़ देंगे, कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पे भी ये फैक्टर कॉस्ट है और ये भी फैक्टर कॉस्ट है, यानी कि अगर क्वेश्चन में हमें गिवन है इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी, उसको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ डोमेस्टिक इनकम में भी नेट है और नेशनल में भी नेट है, तो डेप्रिसिएशन का हमें कुछ नहीं करना। यहाँ फैक्टर कॉस्ट है डोमेस्टिक इनकम में, और नेशनल इनकम में भी फैक्टर कॉस्ट है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी का हमें कुछ भी नहीं करना। हमें अब कन्वर्ट करना है डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल प्रोडक्ट में, और इस केस में जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट है इसको नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मींस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड लेस कर देंगे। लेकिन अगर हमें नेट वर्थ दिया है तो इट मींस ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का डिफरेंस है। अगर हमने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड या नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ले लिया तो हमें अलग से फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड लेने की जरूरत नहीं है, उनको हम छोड़ देंगे क्योंकि ये दोनों का एडजस्टमेंट है। अब अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो हम उसको ऐड कर देंगे,